गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। आज हम लोग एक खास तैयारी करवाने जा रहे हैं आप लोगों को। जो हमारा इस बार का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्लास 12 का, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं जो इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज वो मैं सारा आपको करवाने जा रहा हूँ। और हमारा सब्जेक्ट होगा आज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। जितने भी चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, जो इस साल के रिड्यूस सिलेबस में दिया गया है, रिड्यूस करके 25% को जो रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उसके बाद जो हमें चैप्टर पढ़ना है, उनमें से हम लोग तैयारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र, इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अगर आप अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं, हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक को अच्छे से सुन लेते हैं, तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल आएगा कि मानव भूगोल, चूंकि हमारे जो क्लास 12 का जो भूगोल का जो बुक है, वो मानव भूगोल का एक शाखा है। मानव भूगोल क्या है? भूगोल का एक शाखा है। तो सवाल बनता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल लिखा हो या फिर आधुनिक मानव भूगोल लिखा हो, उनके जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। जी हाँ, फ्रेडरिक रेटजेल हैं। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के? जर्मनी के हैं। और फ्रेडरिक रेटजेल ने ही एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने किया या किसने लिखा? तो ये आप लिख सकते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, एक से बढ़कर एक जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को एक एक करके आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें से कुछ जो हमारे चैप्टर के मुख्य बातें हैं उसको मैंने लिखा है, साथ ही साथ आपके एग्जाम में जो संभावित प्रश्न आएंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी मैं तैयार करके रखा हूँ। इसके चैप्टर के जो खास बातें हैं उनको समझने के बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा। अब क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा, क्या कहा? कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये है मानव भूगोल का डेफिनेशन, जिन्होंने किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया। अर्थात आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखा हुआ रहेगा और कह देगा लास्ट में कि यह कथन किसका है। ठीक है, या फिर किसने कहा। 4 ऑप्शन होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको समझना है कि जब डेफिनेशन लिखा हो कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो हम लिखेंगे क्या? रेटजेल। ठीक है, क्या लिखेंगे? रेटजेल। रेटजेल का ये डेफिनेशन है। ठीक है, आगे मिलेगा कि जब जो रेटजेल है, रेटजेल ने एक विचारधारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार उनका मानना है कि पृथ्वी पर, चूंकि पृथ्वी जो है मानव का निवास स्थान है और पृथ्वी पर जो कुछ भी घटनाएं होती है मानव को नियंत्रित करती है। मानव को नियंत्रित करने वाला कौन करती है? नियंत्रित प्रकृति करती है। इसलिए उनका जो विचारधारा है वो है नियतिवाद विचारधारा या फिर निश्चयवाद विचारधारा। सवाल बने कि नियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक या प्रतिपादक या विचारधारा किसने प्रस्तुत किया, तो भी कौन करेंगे? रेटजेल ने किया। मनुष्य प्रकृति की दास है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रकृति मनुष्य को कंट्रोल करती है। ठीक है, प्रकृति मनुष्य को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अर्थात मनुष्य जो प्रकृति का दास है। यह कथन भी किसका है? रेटजेल का है। और इसके कथन को समर्थन दिया किसने? सैंपल ने दिया।
किसने दिया? सैंपल ने दिया। इसके आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। जब लिखा हो कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा? यह कथन एलन सैंपल ने कहा। किसने कहा? एलन सैंपल ने कहा। फिर अगर सवाल आ जाए, डेफिनेशन लिखा हुआ कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। यह कथन किसका था? विडार डी ला ब्लास का था। क्लियर? तो आपके एग्जाम में ये 3 ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया और आपसे पूछ लेगा कि यह कथन किसका है। ठीक है? तो इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान में सुनना है, समझना है और कुछ वर्ड को आपको दिमाग में बैठा लेना, जैसे मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। इन दोनों के बीच के बारे में कहा जा रहा है। तो 2 वर्ड आ गया, कौन सा? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अगर ये डेफिनेशन आएगा इसका मतलब सैंपल का है। अगर विडाल डी ब्लास का अगर डेफिनेशन आता है तो हम कैसे जानेंगे? तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ये जान लीजिए। या लास्ट में जो है उसकी अंत किससे होगा? संकल्पना से होगा। तो समझ लीजिएगा कि यह कथन जो है, यह परिभाषा किसने दिया? विडाल डी ला ब्लास ने दिया। ठीक है? फिर आता है कि और नियतिवाद के बाद एक दूसरे भूगोलवेत्ता है, उन्होंने अपना मत दिया और उन्होंने बताया कि मानव भूगोल में जो है उन्होंने विचार दिया संभववाद या संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म। यह विचारधारा किसने दिया? लुसियन फैब्रे। किसने दिया? लुसियन फैब्रे ने दिया। इनका कहना है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति मनुष्य का दास है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपने दिमाग से जो है वो प्रकृति को कंट्रोल करता है, उसको प्रभावित करता है। अर्थात प्रकृति जो है वो मनुष्य की दास है। किसकी दास है? मनुष्य की दास है। यह कथन किसका है? फैब्रे का है। संभावनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? लुसियन फैब्रे ने किया। तो नियतिवाद और विचारधारा और संभाववाद विचारधारा के बीचों बीच एक नया विचारधारा प्रतिपादित करते हैं। कौन? ग्रिफिथ टेलर। कौन प्रतिपादित करते हैं? ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने कौन सा विचारधारा प्रतिपादित किया? देखिए, नवनिश्चयवाद या फिर इसको कहा गया रुको और जाओ विचारधारा, न्यू डिटर्मिनिज्म। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रिफिथ टेलर का मानना है कि ना तो मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, ना ही प्रकृति मनुष्य को कंट्रोल करता है। अर्थात ना प्रकृति मनुष्य की दास है, ना मनुष्य प्रकृति की दास है। हम मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है और प्रकृति उसे भरपूर अवसर प्रदान करता है कि उसके संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास कर सके। ठीक है? तो ये कथन किसका है? ग्रिफिथ टेलर का है। और जो इनका विचारधारा है वो कौन सा है? नवनिश्चयवाद या फिर रुको और जाओ विचारधारा। इस चैप्टर में फिर ये बताया गया है कि मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में, मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। ठीक है? तो मानव भूगोल के कई क्षेत्र हैं। कौन कौन से? सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। तो ये सभी क्या हो गए? 5 मानव भूगोल के क्षेत्र हो गए। लेकिन इन सभी क्षेत्रों के भी क्षेत्र होते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? उप क्षेत्र। किसका? मानव भूगोल का। अगर ये मानव भूगोल का क्षेत्र है तो ये मानव भूगोल का उप क्षेत्र है। तो जितने भी ब्लू कलर से लिखे हुए हैं सब के सब क्या है? मानव भूगोल के उप क्षेत्र है। सब क्या है? मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। जैसे सामाजिक भूगोल में आएगा व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में जिससे हम क्रिया करते हैं, अपने एक्टिविटी को में लगे रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, वैसे क्रियाएं किसमें आएगा? आर्थिक भूगोल में। तो आर्थिक भूगोल के अंदर क्या आएगा? कृषि, उद्योग, व्यापार, विपणन, पर्यटन, ये सभी आर्थिक भूगोल के शाखा हैं और मानव भूगोल के उप शाखा हैं। अधिवास भूगोल में ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल आएगा। ये भी क्या है? मानव भूगोल के उप शाखा हैं, लेकिन अधिवास भूगोल के क्या है? शाखाएं हैं।
राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आता है। तो ये सभी क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र और मानव भूगोल के उप क्षेत्र। ठीक है, अब इसी में से क्या करेगा, आप लोगों को घुमा फिरा के सवाल पूछेगा और पूछने के बाद आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लेकिन हमारी बातों को आप अच्छे से सुने होंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो पाएंगे। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप लोगों के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में 99% इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम इसकी तैयारी करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, मानव भूगोल और मानव प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें जो भी संबंधित प्रश्न, इस चैप्टर से जो भी संभावित प्रश्न है हमने सब मेंशन कर दिया। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, सुन लिए, देख लिए, पढ़ लिए, नोट कर लिए तो गारंटी है एग्जाम में कभी फेल नहीं होंगे। फेल तो नहीं होंगे, मार्क्स भी कम नहीं आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। देखिए सवाल आएगा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल लिखा हो या फिर आधुनिक मानव भूगोल लिखा हो, समझ लीजिएगा इसके जनक कौन है, स्ट्रैबो, टालमी, हैकेल या रेडजेल। अभी मैंने बताया इसके आंसर क्या होगा, रेडजेल होगा। क्या होगा, रेडजेल होगा। अगला सवाल, ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा, या फिर कह सकते हैं ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रेडजेल ने किया, अरस्तु ने किया, इराटोस्थेनीज ने किया या फेब्रे ने किया। ये समझिए, अगर आप ध्यान से इस ऑप्शंस को देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो इजीली आपको देखते ही देखते सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग या यह शब्द किसने गढ़ा, इराटोस्थेनीज ने गढ़ा। किसने गढ़ा, इराटोस्थेनीज ने गढ़ा। और ये कहाँ के थे, इराटोस्थेनीज यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में 3 जो है वो संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, मानव भूगोल से। सवाल आपको घुमा के पूछ रहा है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो 3 तो संबंधित होगा लेकिन एक जो है संबंधित नहीं होगा। तो आपको ध्यान से इसके ऑप्शन को देखना है। क्षेत्रीय विभिन्नता, ये मानव भूगोल में पाया जाता है। मात्रात्मक क्रांति, ये कौन सी क्रांति है, ये मानव भूगोल में नहीं पाया जाता। स्थानिक संगठन, ये भी पाया जाता है। अन्वेषण और वर्णन, ये भी पाया जाता है मानव भूगोल में। इसका मतलब ऑप्शन बी, वो क्वेश्चन ऑप्शन 2, 1 2 3 करके हम ऑप्शन दिए हुए 4 करके, तो ऑप्शन 2 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हम 2 पर क्या करेंगे, हम OMR शीट पर गोल करेंगे या फिर टिक करेंगे। जो कुछ करने के लिए आएगा हम वही करेंगे और इसका भी आंसर क्लियर हो गया। अगला सवाल आएगा कि नियतिवाद या निश्चयवाद के विचारक कौन थे। विचारक मतलब प्रतिपादक, किसने समर्थन किया, समर्थक कौन थे, रेडजेल थे, हमबोल्ट थे, रिटर थे, इनमें से सब थे, कौन थे बताओ। अभी मैंने बताया था नियतिवाद का जो विचारक थे, प्रतिपादक थे, वो रेडजेल भी थे। कौन थे, रेडजेल भी थे, हमबोल्ट भी थे, रिटर भी थे, सैंपल भी था। तो बताओ जब ये तीनों थे समर्थक तो चौथा नहीं मार देंगे आंसर हम, इनमें से सभी, इनमें से कौन सा, सभी होगा। ध्यान दो बच्चों, गौर से एकदम सुनते जाओ, एक एक करके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवा देंगे। इसलिए एकदम मन लगा के ध्यान से एकदम सुनते रहो, पढ़ते रहो। अगला सवाल, संभववाद शब्द, संभववाद, अभी नियतिवाद पढ़े, दूसरा कौन सा आ गया, संभववाद। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ये तो क्लियर हो गया कि जो भी विद्वान था वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था। तो संभववाद विचारधारा मैंने अभी बताया, विडाल डी लाप्लास है, ये भी तो बताया था, लेकिन कौन सा आपको पहचानना है, लुसियन फेब्रे था, फ्रांसिस बेकन था, जीन्स ब्रून्स था। बताओ कौन सा होगा, 1 या 2, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं। 1 या 2, 1 या 2 बताओ क्या होगा, 2 होगा भाई साहब। कौन सा होगा, 2 होगा। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन या फिर इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लुसियन फेब्रे ने किया था। किसने, लुसियन फेब्रे ने किया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नव निश्चय विचारधारा, नव निश्चयवाद, और इसी को कहते हैं रुको और जाओ विचारधारा। इसका प्रतिपादन किसने किया, बता दो भाई साहब, किसने किया, जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट बताओ।
नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रेटजेल, ग्रिफिथ, टेलर, हमबोल्ट या फिर ब्लास? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 2 ग्रिफिथ टेलर ने क्या दिया? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे, विचारधारा थे, विचारक थे, जो कह लो। बस ध्यान देना है कि नव निश्चयवाद आ जाए, ग्रिफिथ टेलर पे क्या करना है? टिक मार देना भाई। आगे देखो लोग, अगला सवाल कहता है किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? मतलब दास कौन है? मानव। अर्थात अव्वल दर्जे पर सबसे ऊपर किसको रखा जा रहा है? प्रकृति को। प्रकृति को रख रहा है, इसका मतलब ये नियतिवाद विचारधारा का है। कौन सा? नियतिवाद विचारधारा है। और नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? रेटजेल ने किया था। किसने किया? रेटजेल ने। इसका मतलब मानव प्रकृति का दास है, यह कथन भाई साहब किसका होगा? रेटजेल का होगा। मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का दास है, रेटजेल ने कहा था। मैंने बताया किसने कहा? रेटजेल ने कहा। लेकिन भाई साहब हंटिंगटन, अरस्तु, सैंपल और ब्लास दिया हुआ है, रेटजेल तो नहीं दिया, तो क्या करेंगे? मैंने आपको पिछले वीडियो कुछ देर पहले बताया, क्या बताया कि इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे? हमबोल्ट था, सैंपल था, रीटर था और रेटजेल भी था। कौन था? रेटजेल भी था। तो समर्थक थे, तो सैंपल भी तो समर्थक था इस विचारधारा का। तो बताओ, मानव प्रकृति का दास है, बाकी के 3 में से किसी को नहीं दिया, सैंपल का नाम डाल दिया। आप हो गए कंफ्यूज, एग्जामिनर ने कर दिया क्या? आपको अच्छे से कंफ्यूज और हो गए। अब कहोगे हमने तो ये बात पढ़ा ही नहीं, सर तो बताए थे रेटजेल। भाई साहब जरूर बताया था रेटजेल, गलत नहीं बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि रेटजेल, ठीक है, साथ ही साथ रीटर, साथ ही साथ हमबोल्ट, ये भी मैंने बताया, इसको याद रखो। और मैंने सैंपल भी बताया था। और यहाँ पे अगर सैंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, किसने कहा प्रकृति मानव का दास है? यहाँ मानव प्रकृति का दास बन गया, अब प्रकृति मानव का दास हो गया, यानी मानव को अव्वल दर्जे पर रखा जा रहा है, प्रकृति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब संभववाद विचारधारा है। कौन सा विचारधारा? संभववाद विचारधारा है। और संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? फैब्रे ने किया। किसने किया? फैब्रे। पूरा नाम लुसियन फैब्रे ने किया। इसका मतलब यह कथन किसका हो सकता है? फैब्रे का ही हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे सवाल कहता है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसका अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, डेफिनेशन देने के बाद लास्ट में लिख दिया यह कथन किसका है? पहचानो भाई किसका है, यह कथन किसका है, पहचानो। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, इसका मतलब संश्लेषित अध्ययन है। तो ध्यान रखना, जहां पे संश्लेषित अध्ययन लिखा हो, कौन सा अध्ययन? संश्लेषित अध्ययन। आंख बंद करके टिक मार देना किस पर? रेटजेल पर। किस पर टिक मारना? रेटजेल पर टिक मार देना, क्योंकि यही है हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर डेफिनेशन में मानव समाज और धरातल के बीच संबंध के बारे में कहा जा रहा हो और लास्ट में लिखा हो संश्लेषित अध्ययन, तो यह जो है डेफिनेशन किसने दिया? रेटजेल ने दिया। किसने दिया? रेटजेल ने। लेकिन अभी मैंने वीडियो में बताया था ये डेफिनेशन रेटजेल का, इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है? गलत है। यहाँ पे जो डेफिनेशन वहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ डेफिनेशन होगा, ये डेफिनेशन नहीं होगा। ये क्या है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से लिख दी है, हमें इस पर ध्यान ना दे करके, बल्कि इसके आज जो यहाँ पे लिखा गया है इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से 100% शुद्ध करके लिखा है, सोच समझ कर बनाया। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, अगर डेफिनेशन लिखा हो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करने के बाद संश्लेषित अध्ययन, तो यह कथन किसका होगा? रेटजेल का होगा। अगला सवाल, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिंपल सी बात, रेटजेल है। भाई साहब सबको पता चल गया कौन है? रेटजेल है। अगला सवाल, मानव भूगोल अस्थिर और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये सवाल, यही टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यही टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह जो है रेटजेल का नहीं है,
बल्कि किसका है यह कथन है यह कथन किसका है, यह कथन हमारा सैंपल का है। यह कथन किसका है, सैंपल का है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैंपल। ठीक है, तो ये किसका कथन है, सैंपल का कथन है। रेक्टिफाई मैंने कर दिया। बच्चों थोड़ा ध्यान से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जब सवाल लिखा हो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे बोल रहा है मानव समाज और धरातल के बीच संबंध, लेकिन इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, ठीक है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यहाँ भी अध्ययन है लेकिन संश्लेषित अध्ययन नहीं है, वहां पे क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। इसलिए जहाँ संश्लेषित अध्ययन लिखा हो रेड जेल, जहाँ पे केवल अध्ययन लिखा हो लेकिन अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये डेफिनेशन को ध्यान रखना। यह कथन किसका है, यह कथन हमारे साहब कुमार एलन सैंपल साहब का है, सैंपल का। क्लियर, आगे चलेंगे। फिर एक और डेफिनेशन मिल गया, वाह जी वाह। क्या कहता है, कहता है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, जिसका अंत संकल्पना से हो उसका आंसर क्या होगा, विडाल ब्लास। इसके और भी ऑप्शन है नीचे दिया हुआ पेज में, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, विडाल ब्लास होगा, क्योंकि इसके अंत किससे हुआ, उत्पन्न संकल्पना से अंत हुआ है। जो सैंपल ने दिया उसका अंत किससे हुआ, संबंधों का अध्ययन। लेकिन कौन सा पॉइंट याद रखना है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। रेडजेल ने जो मानव भूगोल का डेफिनेशन दिया उसमें क्या लिखा है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। कितने बातों को, तीन बातों को। अगर रेडजेल का डेफिनेशन होगा तो उसमें संश्लेषित अध्ययन होगा, और अगर सैंपल का डेफिनेशन होगा तो उसमें क्रियाशील अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के साथ साथ लास्ट में अध्ययन लिखा होगा, और अगर विडाल का डेफिनेशन होगा तो लास्ट में ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना होगा। ये तीन डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया, और ये तीनों व्यक्ति अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिए, लेकिन घुमा फिरा के उसका निचोड़ एक ही निकलता है कि पृथ्वी पर जो मानव रहते हैं तो पृथ्वी और मानव के बीच में कौन सा संबंध है उसी को ज्ञात करते हैं, और वो हमारा कहलाता है मानव भूगोल। वह सभी क्रियाएं जो मानव से संबंधित हो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से। फिर आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना यात्रियों का विवरण, जो यात्री आए हमारे देश में लिख करके पढ़ करके चले गए, किताब छोड़ के चले गए, पढ़ लिए, हमको सूचना मिल गया। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, हद हो गया भाई, चंद्रमा से चट्टान हम कहाँ से ला पाएंगे, तो ये नहीं होगा। प्राचीन मानचित्र से भी हमें क्या मिलेगा, भौगोलिक सूचना मिल जाएगा। कोई मानचित्र में बताएगा यहाँ पहाड़ है, वहाँ जाएंगे सभी में पहाड़ मिलेगा, सूचना मिल गया। प्राचीन महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत, क्या है प्राचीन महाकाव्य, अगर उसने कह दिया कि दक्षिण में जाओगे एकदम समुद्र के किनारे एक मंदिर मिलेगा, रामेश्वरम मंदिर मिलेगा, इसका मतलब कि भाई साहब वहाँ मंदिर है, तो ये भौगोलिक सूचना की जानकारी दे रहा है नहीं दे रहा है कि वह मंदिर कहाँ है, दक्षिण में है, समुद्र के किनारे में है। जब भगवान श्री राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे उस समय में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन 2, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला सवाल पे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, वर्णन करता है नहीं, वर्णन नहीं करता। देखो भाई, समाकलनात्मक अनुशासन ये करता है क्या, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन ये करता है क्या, द्वैतता पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, तो इसका आंसर होगा द्वैतता पर आश्रित। द्वैतता मतलब ड्युअलिटी, जहाँ पे दो बातों पर आश्रित हो, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, आंख बंद करके टिक मार दो यार, फ्रेडरिक रेडजेल। किसमें, फ्रेडरिक रेडजेल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो ध्यान से देखो, लोगों के और पर्यावरण के बीच जो हमारा जो भी क्रियाएं होती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, मानव का बुद्धि। कौन, मानव की बुद्धि। ये बहुत सारा काम कर लिए भाई, मानव तो चांद तक चला गया, तो ये अपनी बुद्धि की वजह से गया। किसकी वजह से गया, मानव अपने बुद्धि के वजह से ही गया। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है भूगोल का जन्म स्थान माना जाता है। अरे भाई साहब, जब भूगोल शब्द का उत्पत्ति
किसने किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। कहाँ का था? तो बता दो कहाँ का था? यूनान का था। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनान। लेकिन यहाँ यूनान है, एशिया है, अफ्रीका है, इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगा लो कौन सा होगा। मैंने तो पहले बोल दिया क्या होगा? यूनान का। आगे देखो क्या होगा? यूनान का होगा। फिर क्या है आगे में? रुको और जाओ, निश्चयवाद या फिर नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? भाई साहब इतना हल्का हल्का सवाल पूछेगा तो यूं ही चुटकियों में हम तो बता देंगे। कौन सा होगा? ग्रिफिथ टेलर। कौन सा? ग्रिफिथ टेलर। बस बच्चों मन से ध्यान से सुन लो, पढ़ लो। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रोक रख करके पॉज करके उसको लिख लो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इससे हटकर इस चैप्टर से कुछ आने वाला नहीं है। सवाल पूछ लेगा कि मानव भूगोल, भूगोल की दो प्रमुख शाखा बताइए। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अरे मानव भूगोल को तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मानव भूगोल को ही तो पढ़ रहे हैं। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखा कौन सा? भौतिक और मानव भूगोल। अब आगे आता है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? तो बता दो, सामान्य, विशिष्ट, मानव या जीव। हम लोग तो भाई जीव मानव भूगोल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया है। जो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं ये सब क्या है? इसके क्षेत्र हैं। ये सभी क्या है? क्षेत्र हैं। ये उपक्षेत्र है। तो घुमा फिरा के लिख दिया क्या? उपक्षेत्र। तो क्षेत्र लिखा हो या फिर उपक्षेत्र लिखा हो, आखिरकार जिसका भी है, चाहे वो क्षेत्र हो या फिर उपक्षेत्र हो, लेकिन है किसका? मानव भूगोल का। तो टिक किस पे करेंगे? मानव भूगोल पे करेंगे। अगला सवाल कभी पूछ ले कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। अब कभी कुछ भी पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के क्षेत्र नहीं है, तो ध्यान करना ये पांचों में से कोई तीन होगा और चौथा ऐसा होगा जो ये नहीं होगा। कभी घुमा के पूछ दे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और चौथा डाल दे कौन सा? व्यवहारवादी भूगोल। तो ये तीन तो हैं क्या? इसके क्षेत्र, किसके? मानव भूगोल के। लेकिन व्यवहारवादी मानव भूगोल के क्षेत्र नहीं है, बल्कि क्या है? उप क्षेत्र है। देखो यहाँ भी मिस्टेक से लिखा हुआ है, क्या होगा यहाँ पे? उप क्षेत्र होगा। ये क्या होगा? उप क्षेत्रों के नाम। तो उप क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा? व्यवहारवादी भूगोल। कौन कौन से भूगोल? व्यवहार, देखिए ये क्या होगा? उप क्षेत्र। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। कौन सा भूगोल? चिकित्सा भूगोल। ये सभी चीज सामाजिक भूगोल। नहीं गलत बात है, सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हम गलती पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सामाजिक भूगोल के क्षेत्र। तो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र तो हो जाएगा, लेकिन ये मानव भूगोल का क्या हो जाएगा? उप क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव भूगोल के उप क्षेत्र। तो गलत नहीं है, सामाजिक भूगोल के अंदर ये सभी आएगा। फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के नाम, तो आर्थिक भूगोल में जो कुछ भी आ जाए, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सभी आर्थिक भूगोल के क्या है? क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र हैं। लेकिन ये मानव भूगोल के क्या हो जाएंगे? उप क्षेत्र हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे? उप क्षेत्र। तो आज आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 से 23 क्वेश्चन करवाया। कितने क्वेश्चन? 23 क्वेश्चन। इन 23 क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। एग्जाम में इससे चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। समझ गए? और भी जो भी चैप्टर आएंगे, जो भी चैप्टर हैं आगे हमें पढ़ने, उसको भी इसी तरह से एक एक करके हम इस चैनल पे वीडियो को अपलोड कर देंगे। आप घर बैठे आराम से एग्जाम की तैयारी करते रहें। और हाँ, अगर कोई आपके दोस्त हो, कोई भाई हो, बहन हो, तो आप इस वीडियो को उसके पास भी जरूर शेयर करें, ताकि वो घर में बैठे एग्जाम की तैयारी कर सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए।